जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस क्लास में। और टॉपिक जो हमारा चल रहा है अभी वो है संविधान। ठीक है, तो संविधान को हमने स्टार्ट किया है और संविधान में जो टॉपिक चल रहा है वो है संवैधानिक इतिहास। तो संवैधानिक इतिहास में हमने बहुत सारे अधिनियम जो पुराने समय पर आए थे अंग्रेजों के टाइम पर, उनको हमने डिस्कस किया। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बातचीत करेंगे साथियों, यहाँ पर आज हम बातचीत करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 की, जिसका जो फेमस नाम है वो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो काफ़ी फेमस है ये, तो आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे, पेपर में पूछा जाता है। चलो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अच्छा, मार्ले मिंटो नाम क्यों है देखो। तो यहाँ पर जो मिंटो है ये है भारत के तत्कालीन वायसराय, और मार्ले जो थे ये थे भारत सचिव। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, भारत सचिव का एक पद होता था जो इंग्लैंड में होता था, कैबिनेट मंत्री के समान होता था, कैबिनेट मंत्री के रैंक का होता था, तो उन्हीं के नाम पर ये है। तो यहाँ पर मिंटो जो है ये है भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो, और मार्ले जो है ये है भारत सचिव। इन्हीं दोनों के नाम से जो है ये अधिनियम आया, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। जॉन मार्ले लिबरल सरकार के सदस्य थे, इन्हीं के ये भारत सचिव भी थे। सुधारों की आवश्यकता पर बल देने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इंग्लैंड में मार्ले से मुलाकात की। ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनियुक्ति नामक मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक समूह ने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और अक्टूबर 1906 में योगदान के मूल्य को देखते हुए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, ठीक है, इसे बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरल जोन, और उनकी संख्यात्मक ताकत से अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, से आप समझो। देखो, अक्टूबर 1906 में योगदान के मूल्य को देखते हुए, देखिए ये वही समय है जब स्थापना होने जा रही है मुस्लिम लीग की। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? आगा खां। तो ये आगा खां के नेतृत्व में ये लोग जाकर के मिल रहे हैं किससे? तत्कालीन जो वायसराय है लॉर्ड मिंटो से, और उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें चाहिए अलग निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल अलग, इसका क्या अर्थ है भाई? इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि अगर अलग निर्वाचक मंडल आप लोगे, सेपरेट इलेक्टोरल जोन आप लोगे, तो आपको 2 वोट का अधिकार मिलेगा। ठीक है, 2 वोट का अधिकार। तो 2 वोट का अधिकार मांगना चाहते थे मुसलमान, और इसीलिए इन्होंने आगा खां के नेतृत्व में जाकर के मुलाकात की, किससे? तत्कालीन वायसराय से। इन्होंने तत्कालीन वायसराय को यह भी विश्वास दिलाया कि मुस्लिम जो समुदाय है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है और राष्ट्रीय आंदोलन में उनका कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समुदाय अंग्रेजों के साथ है और अंग्रेजों को अधिक से अधिक मुसलमानों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। इस तरीके का इन्होंने सुझाव रखा और अंग्रेजों से अपनी जो इनका भरोसा था वो अंग्रेजों को दिलाया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके विरोध में नहीं हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, 1909 के अधिनियम में और देखते हैं। इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी। यानी 1909 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा और राज्य विधानसभा दोनों के, मतलब विधान परिषद दोनों का जो साइज है ये बढ़ा दिया गया। पूर्व आधिकारिक सदस्यों को छोड़कर केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
ठीक है। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी, वो राज्य के हिसाब से थी। मद्रास, बम्बई, बंगाल और संयुक्त प्रांत की विधान परिषदों में प्रत्येक में 50 सदस्य थे, जबकि पंजाब, वर्मा और असम की विधान परिषद में केवल 30 सदस्य थे। तो यहाँ पर राज्यों की विधान परिषद भी बड़ी हो रही है और केंद्र की विधान परिषद भी बड़ी हो रही है। विधान परिषद के सदस्य केंद्र और प्रांतों दोनों में 4 श्रेणियों के होने थे। पहले मतलब जो सदस्य होते थे विधान परिषद में वो 4 तरीके के होते थे। पहले होते थे पदेन सदस्य, जिसमें कौन कौन आता था? गवर्नर जनरल आता था और उसकी कार्य परिषद के सदस्य आते थे। दूसरे होते थे नामित सदस्य, ठीक है, जो गवर्नर जनरल जिनको नॉमिनेट करता था, गवर्नर जनरल जिनके नाम लिख के देता था, वो लोग आते थे, ठीक है, ठीक। और फिर होते थे आपके, अच्छा ये जो नामित सदस्य होते थे ये सरकारी अधिकारी होते थे। फिर होते थे गैर नामित सदस्य, जो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत लेकिन सरकारी अधिकारी नहीं होते थे। और फिर आते थे निर्वाचित सदस्य, भारतीय लोगों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा चुने गए, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पहले प्रकार के जो सदस्य होते थे वो होते थे गवर्नर और उनकी परिषद, ठीक है। दूसरे वो लोग होते थे जिनको गवर्नर खुद नॉमिनेट करता था, ठीक। और ये कौन से होते थे? ये होते थे सरकारी सदस्य, जो सरकारी नौकरी में होते थे। तीसरे भी गवर्नर के द्वारा ही नामित होते थे, लेकिन ये सरकारी नहीं होते थे, ये गैर सरकारी होते थे। और चौथे प्रकार के सदस्य होते थे वो आते थे कहाँ से? वो आते थे साथियों, वो आते थे चुनाव से। लेकिन भारत में सभी लोगों को चुनाव का अधिकार नहीं था, कुछ विशेष सदस्य ही चुनाव में भाग लेते थे और वही लोग वोट डालते थे। ठीक है, देखो निर्वाचित सदस्य में लिखा हुआ है भारतीय लोगों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा चुने गए। निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे और स्थानीय निकायों, वाणिज्य मंडलों से थे। जमींदारों, विश्वविद्यालयों, व्यापारियों के समुदायों और मुसलमानों, स्थानीय निकायों के एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया इन लोगों ने, जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव करेगा। ये सदस्य बदले में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। यानी सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर कोई प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था नहीं थी। यानी जब हम ये भी कह रहे हैं ना कि ये लोग चुनाव से आएंगे, तो डायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं था, अप्रत्यक्ष चुनाव था। कैसा चुनाव था? अप्रत्यक्ष, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में था। किस तरीके से था? जैसे आज के समय में राज्यसभा का चुनाव होता है, जैसे आज के समय में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वैसे ही अप्रत्यक्ष चुनाव था। इसमें डायरेक्टली जनता शामिल नहीं थी। इसने केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बरकरार रखा, किंतु प्रांतीय विधान परिषदों को गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी। कुल मिलाकर प्रांतीय विधान परिषदों में एक गैर निर्वाचित बहुमत था, क्योंकि कुछ गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया गया था। यानी ये जो परिषद बनाई गई थी, इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट होते थे, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, और गवर्नर खुद इसमें शामिल है। तो इस तरीके से ये बनाया गया था। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के विचार विमर्श के कार्यों का विस्तार किया 1909 के अधिनियम ने। उदाहरण के लिए सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है कि पहली बार कब भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर सवाल पूछने या प्रस्ताव रखने का अधिकार मिला। तो आप बताओगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। कई बार पेपर में आया है भैया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, हालांकि अधिकार तो मिला, लेकिन उन्हें किसी भी विदेश नीति या रियासतों के साथ संबंधों पर चर्चा करने का अधिकार नहीं था। तो बजट पर सवाल पूछ सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन विदेश नीति पर बातचीत करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसने वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषदों के साथ भारतीयों के जुड़ाव के लिए पहली बार काम किया। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की कार्य परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वो पहले व्यक्ति थे, या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सॉरी, सत्येंद्र सिन्हा वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो गवर्नर की कार्य परिषद में शामिल हुए, भारतीय। उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। 2 भारतीयों को भारतीय मामलों के राज सचिव के परिषद में भी नामित किया गया था। बट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणाओं को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की गई। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं के रूप में चुना जाना था। इसका मतलब देखिए क्या है, जब आपको देखिए सेपरेट इलेक्टोरल जोन मिलता है,
तो होगा क्या कि मान लो ये कोई शहर मान लिया हमने, ठीक है, ये जान लो आप लोग, इस शहर में इस हिस्से में मुस्लिम आबादी है, इस हिस्से में हिंदू आबादी है। तो जब चुनाव होगा तो हिंदू आबादी का चुनाव अलग होगा, मुस्लिम आबादी का चुनाव अलग होगा। जब मुस्लिम आबादी का चुनाव होगा तो केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही यहाँ खड़े होंगे और मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे। कोई हिंदू यहाँ आकर के ना तो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है ना ही वोट डाल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुसलमान चाहे तो यहाँ खड़ा हो सकता है और यहाँ वोट भी डाल सकता है। तो मुसलमानों को भारतीय हिंदुओं से अलग करने की ये साजिश थी और इसमें अंग्रेज पूरी तरीके से कामयाब भी रहे। दुख की बात यह है कि इसमें अंग्रेजों का साथ खुद भारतीय मुसलमानों ने ही दिया मुस्लिम लीग के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। 1909 के अधिनियम के अंतर्गत प्रेसिडेंसी, निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों, जमींदारों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, यानी इनको भी जो है अलग से कंसीडर किया जाने लगा और इनके लोग भी विधान परिषदों में आने लगे। और देखते हैं साथियों आगे की चीज़। 1909 का भारत सरकार अधिनियम या मांगटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 का, 1909 और 1919 दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों को एक साथ ही हम लोग देख लेते हैं। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि इसका उद्देश्य भारत में जिम्मेदार सरकार का क्रमिक परिचय था, ठीक है। यानी 1917 में सरकार ने कहा, अंग्रेज सरकार ने, कि हम भारत में एक जिम्मेदार सरकार बनाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने 1919 का अधिनियम बनाया। एडविन सैमुअल मांगटेक्यू ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक घोषणा की जिसे मांगटेक्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो आगे। 1919 का भारत सरकार अधिनियमित किया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस अधिनियम को मांगटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मांगटेक्यू कौन थे? मांगटेक्यू थे भारत सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। इन्हीं दोनों के नाम पर रखा गया है, जैसे 1909 का रखा गया था वैसे ही। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों को सरकार में प्रतिनिधित्व दिलाना था। हालांकि ये काम नहीं कर पाया, लेकिन हाँ ऐसा बोला तो इन्होंने है ही कि हम ऐसा करना चाहते हैं कि सरकार में हम भारतीय लोगों को शामिल करें। आगे देखो। लेकिन इसने किया कुछ उल्टा ही। देखो, इसने सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दे दिया, पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ पहले मुस्लिम के साथ की गई सेपरेट इलेक्टोरल जोन की, उसको अब ईसाइयों को भी दे दिया, सिखों को भी दे दिया, सबको दे दिया। यानी सभी सामाजिक वर्गों को बांटने की ये कुत्सित साजिश थी जिसे अंग्रेज कर रहे थे और ये इसमें कामयाब भी हुए, ठीक है। इस अधिनियम ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। यानी सबके पास अभी भी वोटिंग का राइट नहीं था, कुछ ही लोगों के पास था। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया, ये इंपॉर्टेंट है। और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। इसे बोलते हैं हाई कमिश्नर, ठीक है, आपने सुना होगा उच्चायुक्त। इस अधिनियम द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? 1919 के मांगटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक। इस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया। पहले क्या होता था? पहले राज्यों को खुद बजट बनाने का अधिकार नहीं था। जो केंद्रीय विधान परिषद बजट बनाती थी उसी में से एक हिस्सा राज्यों को मिलता था, बट अब इनको अलग अधिकार मिल गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक हो गया। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इस अधिनियम का उद्देश्य था कि भारतीयों को सरकार में शामिल करो। तो कैसे शामिल करेंगे साहब? ऐसे शामिल करेंगे कि वायसराय की कार्य परिषद में 6 लोग हैं, इनमें एक कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो 3 सदस्य बचेंगे, ठीक है, उनमें से सभी भारतीय ही होंगे। चलो आगे देखो। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू करते हुए प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया। ड्यूल गवर्नेंस यानी दोहरी शासन प्रणाली। हस्तांतरित विषयों को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की सहायता से प्रशासित किया जाना था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद
प्रशासित कर सकती थी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ड्यूल गवर्नेंस इसे कहते हैं। ड्यूल गवर्नेंस का मतलब है दो तरीके के विषय होंगे, एक होंगे रिजर्व, एक होंगे अनरिजर्व, आरक्षित और अनारक्षित। ठीक है, आरक्षित विषयों पर तो सीधे सीधे गवर्नर ही काम करेगा, और जो अनारक्षित विषय हैं इन पर मंत्री काम करेंगे, लेकिन गवर्नर की अनुमति से। तो सारी की सारी पावर जो है गवर्नर के पास ही आ गई, चाहे आरक्षित विषय हो या अनारक्षित विषय हो। अंत में सर्वे सर्वा कौन हो गया, अंत में सर्वे सर्वा गवर्नर ही हो गया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी तरीके की बात है यहाँ पर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। शासन की इस दोहरी योजना को द्वैध शासन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हाँ, यह ग्रीक शब्द यूनानी शब्द डाई आर्की से लिया गया है, जिसका अर्थ है दोहरी शासन। पेपर में ये भी पूछ लेता है कि इसके जनक कौन है, तो ध्यान रखना दोहरी जो द्वैध शासन है उसको देने वाले व्यक्ति हैं लियोनल कार्टिस। लियोनल कार्टिस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने द्वैध शासन का नींव डाला। ठीक है, ये शब्द उन्हीं की देन है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को सीमांकित और अलग करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में ढील दे दी, यानी प्रांतों को ज़्यादा पावर दे दी गई, अपने फैसले स्वयं लेने की शक्ति दे दी गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को उनसे संबंधित विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, यानी जो विषय राज्यों को दे दिए गए कि आप इन पर काम कर सकते हो, उन पर कानून बनाने की छूट राज्यों को मिल गई। जैसे आज के समय में भी होता है, एक होती है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है। तो उसका जो थीम है वो यहीं से 1919 के अधिनियम से ही आया है, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधायिकाओं को उनसे संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। हालांकि सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक बनी रही, यानी अधिकार तो दे दिया गया लेकिन अभी भी ज़्यादातर पावर केंद्र के पास ही रही, यानी गवर्नर और उसकी कार्यपरिषद के पास ही रही। इसने संघीय ढांचे की अवधारणा को एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ पेश किया। आगे देखो, इसने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, जिसमें अब द्विसदनीय विधायिका मतलब क्या है कि एक होगा उच्च सदन और एक होगा निम्न सदन। जैसे राज्यों के संदर्भ में निम्न सदन हो गया विधानसभा और उच्च सदन हो गया विधान परिषद, जो आज भी चल रहा है। तो ये जो आज जो कॉन्सेप्ट चल रहा है विधान परिषद वाला, विधानसभा वाला, ये कहाँ से आया है, ये 1919 के अधिनियम से ही आया है भाई, ध्यान रखना। इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो आई कहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली बार द्विसदनीय विधायिका आई है ना, और द्विसदनीय विधायिका में एक होगा उच्च सदन जिसे कहते हैं राज्य परिषद और एक होगा निम्न सदन जिसे कहते हैं विधानसभा, और ये आज भी चल रहे हैं। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से किया जाना था, डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाना था। ठीक है, आगे देखो, इसमें प्रावधान था कि 10 साल बाद सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। यानी 1919 में ये कहा गया कि आज जो हम कानून बना रहे हैं उनकी 10 साल बाद 1929 में समीक्षा करेंगे कि उनमें क्या क्या बदलाव हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ। इसीलिए साथियों 10 साल बाद 1929 में आना था कौन, साइमन कमीशन। लेकिन 1929 में था चुनाव, इसीलिए एक साल पहले 1928 में भारत आया कौन, साइमन कमीशन। अच्छा, ये चुनाव कहाँ था, भारत में चुनाव नहीं था, ये इंग्लैंड में चुनाव था। तो इंग्लैंड में 1929 में चुनाव था, इसीलिए एक साल पहले 1928 में भारत भेजा गया साइमन कमीशन, जिसका पूरे भारत में कांग्रेस ने विरोध किया। लोगों ने नारे लगाए साइमन वापस जाओ। तो वो साइमन कमीशन 1928 में इसीलिए आया क्योंकि 1919 में कहा गया था कि 10 साल बाद आज जो हम कानून बना रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे। सही है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 साल बाद सरकार के कामकाज का अध्ययन करने के लिए वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप 1927 का साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें थीं द्वैध शासन का उन्मूलन, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की निरंतरता, यानी जो सेपरेट इलेक्टोरल जोन दिया जा रहा है देते रहो, भारत को बांटते रहो, और ब्रिटिश भारत और रियासतों का एक संघ। ठीक है, ये था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो पेपर पूछी जाती है वो ये है कि इसी अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का इस्तेमाल किया गया, पहली बार। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये सीरीज हमारी चल रही है संविधान की। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखो तैयारी कर रहे हो चाहे आरओ की,
चाहे यूपी पीसीएस की या उत्तराखंड पीसीएस की, बिहार पीसीएस की, या फिर बीईओ की, या फिर आप यूपी में स्पेशली तैयारी कर रहे हैं साथियों किसकी, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की, तो आज ही हमारे पेड ग्रुप जो नीचे दिए गए नंबर आ रहे हैं इन पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी पूरी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।